की ग्रंथि होती है। अब लार की ग्रंथि, वो लार निकालेगा तो लार एक धागा की तरह बनी रहती है। जब वो धागा सूख जाएगा और इसमें चिपक जाएगा तो ये समझ लीजिए पूरा क्या है, इतना बड़ा पूरा एक धागा है। क्या है? धागा है। अब इससे हम क्या करते हैं, इस कीड़े को निकाल लेते हैं वहां, फिर इस धागे को क्या करते हैं, उबाल देते हैं। उबाल देते हैं तो जो एक दूसरे से, जैसे आपने सेवइयां देखी है, अगर कच्ची सेवइयां हो और उनको तुरंत आप रख दोगे तो चिपक जाएंगी एक दूसरे से, लेकिन उबाल देने पे भी अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार से इसको कुकीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको उबाल देते हैं। उबालने के बाद ये धागा अलग अलग हो जाता है तो फिर ये हमें रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है। समझ में आएगा? अब देखें, रेशम के कीड़े अपनों और चारों ओर एक खोल या आवरण बनाते हैं। इसे कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? इस खोल को कोकून कहते हैं। कोकून से धागा प्राप्त होता है रेशम, और रेशम का रेशा मजबूत और चमकदार होता है। ये रेशा कैसा होता है? मजबूत होता है और चमकदार होता है। और रेशम के रेशा को, यानी रेशों की रानी रेशम के रेशा को कहते हैं। नहीं है बात समझ में? रेशों की रानी रेशम के रेशे को कहते हैं। यानी सबसे अच्छा, मजबूत भी है, सुंदर भी है, इसलिए उसको रानी की उपाधि दी गई है। सुने, रेशम के रेशे में प्राकृतिक सुंदरता होने के कारण इसे रेशों की रानी कहा जाता है। अब मानव निर्मित रेशे देखिए, तीसरा नंबर कौन सा रेशा है? मानव निर्मित, यानी कृत्रिम रेशा। मानव निर्मित माने कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे कौन कहलाते हैं? जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। लियोन, नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, ये मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक अम्ल और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। रासायनिक अम्ल और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। पौधे से प्राप्त सेल्यूलोज, मैंने कहा था कि पौधे की पत्तियों में या पौधे के पेड़ में कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं में सेल्यूलोज होता है। उन कोशिकाओं में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। उस सेल्यूलोज पर रसायन डाले जाते हैं, पेट्रोलियम डाला जाता है, अम्ल डाले जाते हैं और वह धागा में बदल जाता है। और इससे रसायनों से कौन सा धागा बनता है? नायलॉन। सेल्यूलोज से कौन सा धागा बनता है? नायलॉन। नायलॉन आप लोग देहाती में नायलॉन कह देते हैं, लेकिन क्या है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन और रेयान नामक वस्त्र बनाए जाते हैं। आजकल मुख्यतः उपयोगी संश्लेषित रेशे, संश्लेषित माने मानव निर्मित, संश्लेषित माने मानव निर्मित, तो मानव निर्मित रेशे पॉलीस्टर, टेरिलीन, डेक्रान। कौन कौन है? नायलॉन, पॉलीस्टर, डेक्रान, टेरिलीन, ठीक है, ड्रेक्रान। जे मानव निर्मित संश्लेषित रेशे हैं, मानव के द्वारा बनाए गए। अब देखें क्रियाकलाप। विभिन्न प्रकार के रेशों को आवर्धक लेंस से देखना। आप लोग आवर्धक लेंस जानते हैं? आपके ड्राइंग बॉक्स में या मैथमेटिकल बॉक्स में एक कांच निकलता है, गोल गोल होता है, जिसमें एक हैंडल भी इस प्रकार से लगा रहता है। ठीक है, उसमें अगर हम किसी छोटी वस्तु को देखते हैं तो बड़ी दिखती है। तो अगर हम कपड़े को ऐसे देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें धागे कैसे हैं, लेकिन आवर्धक लेंस से अगर हम कपड़े को देखेंगे उठाकर तो हमें धागे की संरचना पता चलेगी कि धागा मोटा है या पतला है या बहुत गहरा बंधा हुआ है। ठीक है, तो आवर्धक लेंस की सहायता से ये कह रहा है देखना है कपड़े को और पता चलाना है कि कौन सा कपड़ा है। आवश्यक सामग्री, ऊनी वस्त्र लीजिए और सूती वस्त्र लीजिए, रेशमी लीजिए, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सभी के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए। अब फिर पहचानिए कि कौन सा कपड़ा कौन से रेशे से बना है। ठीक है, विधि। विभिन्न प्रकार के टुकड़ों से पहले हम सूती कपड़े के छोटे टुकड़ों के छोटा सा धागा निकालकर टेबल पर रख लेते हैं। सूती कपड़ा का धागा को निकाल के टेबल पर रख लेते हैं।
ठीक है। और टेबल के ऊपर रखे हुए उस धागे को हम किससे देखते हैं? लेंस से देखते हैं, आवर्धक लेंस से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, जांच करते हैं, परखते हैं। आप देखेंगे कि सभी प्रकार के रेशे की संरचना अलग अलग ढंग से की गई है। जैसे आपका सूती वस्त्र का जो कपड़ा है, धागा है, वो बहुत रुई से बना होगा, उसमें थोड़े रुए से होंगे। और जो आपका ऊनी से बनाया गया होगा वो थोड़ा मोटा धागा होगा कि नहीं? और जो आपका रेशम का होगा वो बहुत चिकना होगा, चमकदार होगा, सुंदर होगा। वो धागा कैसा होगा? चिकना होगा, चमकदार होगा, सुंदर होगा, मजबूत भी होगा, ठीक। और जो आपका मानव निर्मित रेशा है, वो मानव निर्मित रेशा आपका मतलब अगर जलाएंगे उसको तो क्या होगा? जलेगा नहीं, वो फोल्ड होने लगता है, वहीं का वहीं जलता है तो बहुत बदबू भी छोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेशा किस वस्त्र का है। आप बताइए मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं? मानव निर्मित रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, टेरिलीन, ठीक है। ये आपकी रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? रेशम का रेशा रेशम के कीट के बाहरी आवरण कोकून, मैं पूरी बात बता दी एक बात। रेशम का रेशा रेशम के कीट के बाहरी आवरण कोकून से प्राप्त किया जाता है। समझ में आएगा? आप लोग कहेंगे सिर्फ कोकून, लेकिन आप और अच्छी बढ़ा के बात कह दीजिए कि रेशम का रेशा रेशम के कीट के बाहरी आवरण के कोकून से प्राप्त करते हैं। यह भी जाने वस्त्रों के प्रकार के आधार पर उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर सूती वस्त्र है तो उस पर आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर नायलॉन के वस्त्र पर आप प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाएगा, पिघल जाएगा ना, इसलिए उस पर नहीं किया जाता है, ठीक है। ऊनी वस्त्रों पर भी प्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि आपके जो बाल हैं थोड़ी सी गर्मी लेकर के क्या हो जाते हैं? फोल्ड होने लगते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है, चिपकने लगते। तो ऊनी वस्त्रों पर भी कपड़ा प्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? वस्त्रों के प्रकार के आधार पर उनकी देखभाल, यानी ऊनी वस्त्रों को हमें एक बंद डिब्बे में, अलमारी में नीम की सूखी पत्तियों के साथ या फिनॉल की गोलियों के साथ रखना चाहिए, ठीक है। और सूती वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। और जो मखमल के यानी मलमल के कपड़े होते हैं, यानी रेशमी कपड़े होते हैं, उन वस्त्रों पर हमें ब्रश से साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, ठीक है। ब्रश से साफ नहीं किया जाता है, उसको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। ड्राई क्लीन वाले जानते हैं? पेट्रोल से धोए जाते हैं मशीनों में कपड़े, उससे ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों को ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, ठीक है। या घर पर अच्छी किस्म के तरल साबुन या रीठे के पानी से धोना चाहिए। किस पानी से? रीठा होता है, थोड़ा खट्टे खट्टे रीठे जो आपकी साबुन होती है, तो रीठा उसमें डाला जाता है, उसी से झाग छोड़ता है और उसका मैल साफ होता है। तो रीठे के पानी से धोना चाहिए। रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों को गर्मी में सुरक्षित रखने के लिए सूती कपड़े में लपेटकर नीम की पत्तियां या फिनॉल की गोलियों वाले बंद डिब्बे में रखना चाहिए। वस्त्रों को बॉक्स में रखने से पहले बॉक्स को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, धूप में सुखा लेना चाहिए और बॉक्स में नेफ्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। तो वस्त्रों का रखरखाव सीख रहे हैं ना, वस्त्रों की देखभाल। जैसे आपके सर्दी निकल गई तो आप गर्मी और बरसात तक ऊनी वस्त्रों का स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो उनको ऐसे खुले रखे रहोगे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको अच्छी तरह से सुरक्षित करके रख देना चाहिए। वर्षा पश्चात समय समय पर सभी वस्त्रों को धूप दिखाना चाहिए। जैसे वर्षा निकल जाती है तो सभी वस्त्रों को धूप दिखाते हैं, उसमें पाई जाने वाली नमी खत्म हो जाती है, ठीक है। इससे वस्त्र हमारे सही बने रहते हैं। प्रतिदिन पहनने के वस्त्रों को साबुन या अपमार्जक से अच्छी तरह धोना चाहिए। साबुन या अपमार्जक माने पाउडर, डिटर्जेंट, पाउडर से धोना चाहिए। रंगीन कपड़ों के हल्के रंग ना पड़े, इसलिए उन्हें धोने के बाद छांव में सुखाना चाहिए। रंगीन कपड़ों को छाया में सुखाना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट धूप पड़ने के कारण उनका रंग उचट जाता है, उनका रंग निकल जाता है।
तो वस्त्रों की रख रखाव देख रेख समझ में आया है? कहाँ सुन रही हो? वस्त्र निर्माण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राण वनस्पतिज रेशे, तो रेशे 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पतिज रेशे, प्राणिज रेशे, मानव निर्मित रेशे। ठीक है, वनस्पति रेशे वनस्पति ऊतकों से प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट पटसन के पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। प्राणी से प्राप्त होने वाले रेशों को प्राणिज रेशे कहा जाता है। और ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऊन और रेशम रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। टेरिकॉट, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अभ्यास प्रश्न पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्या है? देखो रेस वो कौन से जे ऊन और कपास वनस्पतिज रेशे हैं। ऊन और कपास वनस्पतिज रेशे हैं। और नहीं, ऊन तो प्राणिज रेशा, पटसन और ऊन प्राणिज रेशे, पटसन और कपास वनस्पतिज रेशे हैं। ऊन और रेशमी रेशमी प्राणिज रेशे हैं। और मानव टेरिकॉट और नायलॉन और डेक्रान मानव निर्मित रेशे हैं। और खाली स्थान से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। किससे? कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। और खाली स्थान से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, रेशम के कीड़े के कोकून से। ठीक है, रेशम के कीड़े से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। सही जोड़ियां बनाइए। वनस्पतिज रेशा कौन है? कपास। प्राणिज रेशा ऊन नहीं है। हाँ, अलसी से क्या बनता है? लेलेन नाम का वस्त्र। संश्लेषित रेशा यानी मानव निर्मित रेशा रेयन। और रेशम रेशों की रानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्राकृतिक रेशे और 2 मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। 2 प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? कपास और ऊन। और मानव निर्मित रेशे कौन से हैं? डेक्रान, टेरिकॉट और नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर। प्राकृतिक रेशे एवं मानव निर्मित रेशे के 2 अंतर बताइए। प्राकृतिक रेशे प्रकृति से, प्राणी से, जंतु से प्राप्त होते हैं, जबकि मानव निर्मित रेशे मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, एक अंतर हो गया। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे देखने में भी अलग अलग होते हैं। प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित रेशे ज्यादा मजबूत होते हैं, नायलॉन बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और प्राकृतिक रेशे थोड़े कम मजबूत होते हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशे से बनने वाले वस्त्र बहुत आरामदायक होते हैं और मानव निर्मित रेशे से बनने वाले वस्त्र आरामदायक नहीं होते। कपड़ा बुनने के लिए रेशों से धागा क्यों बनाया जाता है? कपड़ा बुनने से पहले रेशों से धागा इसलिए बनाया जाता है कि जब धागा मजबूत होगा तभी कपड़ा मजबूत बनेगा। ठीक है, तो धागे को मजबूत बनाने के लिए कपड़ा बनाने से पहले रेशों से धागा बनाया जाता है। जूट के रेशे का उपयोग लिखिए। जूट के रेशे से गलीचा, बोरे, ठीक है, पैरदान, चटाई, बैग, पर्स रस्सी बनाए जाते हैं। रेशम को रेशों की रानी क्यों कहा जाता है? रेशम को रेशों की रानी उसकी सुंदरता के कारण और मजबूती के कारण रेशों की रानी कहा जाता है। समूह में से अलग शब्द को छांटिए और उसका कारण भी बताइए। देखो, कक्षा 5 के जो नवोदय का पेपर देते हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि आपको 4 चित्र दिए रहते हैं, 4 में से एक अलग छांटना पड़ता है और कारण जानना पड़ता है कि क्यों अलग है। उसी प्रकार से जैसे कपास, जूट, अलसी, ऊन, तो कपास, जूट, अलसी ये तो हमारे वनस्पतिज रेशे हैं, जबकि ऊन हमारा प्राणिज रेशा है। तो सबसे अलग क्या हो गया? ऊन। सबसे अलग ऊन, क्योंकि यह प्राणिज रेशा है। नायलॉन, टेरिलीन और लेलेन और जूट, तो बताओ इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा?
जूट हो जाएगा, जूट, लिनेन और टेरेन, ये नायलॉन टेरेन हो जाएगा। क्यों? लिनेन और जूट ये तो हमारे वनस्पति जिले से है, वनस्पति से मिलते हैं, लेकिन नायलॉन टेरेन जो है हमारा किससे? मानव निर्मित रेशा है। ये कैसा रेशा है? मानव निर्मित रेशा है। बेबी वूल, पश्मीन, ऊन, कपास। तो बेबी वूल और पश्मीना और ऊन ये ऊन के प्रकार हैं, लेकिन कपास तो हमारा कौन सा रेशा है? वनस्पति रेशा है, और ये हमारे प्राणज रेशे हैं। बेबी वूल, पश्मीना और ऊन ये प्राणज रेशा है, जबकि कपास हमारा वनस्पति रेशा है, इसलिए सबसे अलग हो गया। रेशम कीट, इल्ली, ककून, चरखा। तो रेशम कीट और इल्ली और ककून इन सभी से मिलकर के रेशम वस्त्र बनता है, लेकिन चरखा तो हमारा कपास से बनने वाला रुई को ताकने का साधन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रुई से वस्त्र निर्माण कैसे किया जाता है? चार्ट सहित बनाइए। पहले आप क्या करते हैं? रुई की क्या लेते हैं? रुई की नहीं, ये बाती नहीं है, इसका नाम है अलग, हम लोग नहीं सीख पाए। कोया नहीं है, देखो जी है, हाँ कोया। सबसे पहले आपने कपास के वृक्ष के फूल को तोड़ा, उस फूल को क्या कहते हैं? जिसको रुई रहती है उसको कहते हैं कोया। ठीक है, कोया ले लिया। कोया लेने के बाद आप उस कोये में से बीज को अलग कर देंगे, और रुई को आप, बहुत सारी रुई को आप इस प्रकार से रख लेंगे। रुई की क्या करेंगे? मशीन से धुनाई करेंगे, धुनकन करेंगे, तो बारीक बारीक धागे बन जाएंगे। अब धुनकन से बारीक धागों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग धागों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे और उनको काटेंगे। काटेंगे माने ऐंठेंगे। ठीक है, और ऐंठ करके एक धागे को दूसरे धागे पर रख देंगे, तो धागा हमारा क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। और इस बने हुए धागे को हम बॉबिन पर इकट्ठा कर लेते हैं। किस पे इकट्ठा कर लेते हैं? बॉबिन पर या रील पर। रील पर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर रील पर इकट्ठा करने के बाद हम इस धागे को हथकरघे के माध्यम से या मशीनिंग करघे या मिल के माध्यम से क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं, वस्त्र बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? वस्त्र बना लेते हैं। अब इस वस्त्र को हम रासायनिक पदार्थों से रंगीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रंगीन कर लेते हैं, और हमारा वस्त्र निर्माण हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद रेशम के कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम के कीट को मैंने बताया आप लोगों को, रेशम का कीट अपने चारों ओर बाहर एक आवरण बनाता है। उस आवरण को कोकून कहते हैं, और उसको जब हम उबालते हैं, कोकून को उबालते हैं, तो उससे अलग अलग धागा हमें मिल जाता है, जो बहुत मजबूत होता है और बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें धागा प्राप्त हो जाता है। हमें वस्त्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? हमें ऊनी वस्त्रों का जब हम भंडारण करते हैं या रखते हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, धूप में सुखा देना चाहिए। सुखाने के बाद जिस वस्त्र में, जिस बर्तन में या जिस डिब्बे में रख रहे हैं उसको साफ कर लेना चाहिए, धूप से सुखा देना चाहिए। फिनॉल की गोलियां डाल देना चाहिए, सूखी नीम की पत्तियां डाल देना चाहिए, सूती वस्त्र में लपेटकर उनको रख देना चाहिए, और बरसात निकल जाने पर समय समय पर कपड़ों को धूप दिखाना चाहिए, और प्रतिदिन पहनने वाले कपड़ों को अच्छे साबुन से या अपमार्जक से या रीठे के पानी से साफ करना चाहिए। समझ में आया? रीठा नहीं आया समझ में? रीठा एक पसरट की दुकान पर मिलने वाला एक पदार्थ होता है जिससे आप कपड़े साफ होते हैं। रीठा आपको एक पेड़ की गोंद जैसा होता है, गोंद से प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें खट्टापन होता है, और उस खट्टेपन के कारण हमारे वस्त्र का मैल छूट जाता है। जैसे आपको बता दें, नींबू से अगर आप हाथ धोते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल झक साफ निकल आते हैं, क्योंकि खट्टा है। उसी प्रकार से रीठा भी एक खट्टा होता है, तो उसमें कपड़े धोते हैं तो मैल छूट जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से हमें वस्त्रों की देखभाल करनी चाहिए। अच्छा, कुछ करने के लिए
अपनी अभ्यास पुस्तिका में विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्र अथवा कपड़े के टुकड़े चिपकाइए, उनके बारे में लिखिए। शिक्षक से चर्चा करिए कि कौन से प्रकार के वस्त्र किस मौसम में पहनने चाहिए। तो सूती वस्त्र आपको गर्मी के मौसम में पहनना चाहिए, ऊनी वस्त्र आपको सर्दी के मौसम में पहनना चाहिए, और फर और रेगजीन के कपड़े हमें बरसात के मौसम में पहनना चाहिए। वस्त्रों की देखभाल कैसे करोगे, यह भी आपको मैंने पहले बताया है कि वस्त्रों को साफ सुथरे स्थान पर सुखा करके रखा जाता है, फिनॉल की गोलियों में या नीम की सूखी पत्तियों में सूती कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। समय समय पर धूप दिखाई जाती है। डेली प्रयोग करने वाले वस्त्रों को रीठे या अच्छे किस्म के साबुन से धो करके पहनना चाहिए। पुराने या बेकार ऊनी या सूती या रेशमी टुकड़ों को, वस्त्रों के टुकड़ों को काट लें एवं उन्हें पानी में डुबाकर देखें कि किस वस्त्र में पानी अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र में, सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र में, वैसे ऊनी वस्त्र में पता वो ज्यादा मोटा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी सूखने की क्षमता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में पानी सूखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। समझ में आई बात? जितना आप ऊन ले रहे हैं उतना ही आप सूती वस्त्र लीजिए, उतने ही आप टेरिकॉट वस्त्र लीजिए, उतने ही दूसरे वस्त्र लीजिए। फिर दोनों को देखिए कि किसमें सबसे ज्यादा पानी सूखने की क्षमता होती है। तो ऊनी में होती, उसमें सूती वस्त्र में होती है। आप सोच रहे हैं कि ऊनी में होती है, ऊनी में ठीक है आपने भर लिया, लेकिन टांग दीजिए तो ऊनी का जल्दी से पानी निकल जाएगा, तो सूखने की क्षमता कहां है, क्योंकि उसका पानी तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। आइए बात समझ। सूती वस्त्र काफी टाइम तक गीले बने रहते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा पानी को सूखने की क्षमता ऊनी वस्त्र में होती नहीं, सूती वस्त्र में होती। समझ में आया? बड़प्पन सूट बूट और ठाट पाट में नहीं है। जो बच्चे या जो पुरुष अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं, और वे सोचें कि हम तो बहुत बड़े हैं, उससे नहीं होता है बड़प्पन। कपड़ों से, सूट बूट से बड़प्पन नहीं होता है। देखो ये क्या कह, जिसकी आत्मा पवित्र है वही बड़ा है। बिल्कुल सही है ना? आत्मा आपकी पवित्र नहीं है, आत्मा आपका गलत काम करना चाहती है, आत्मा आपकी कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, दूसरा का भला नहीं चाहती, और आप कपड़े सब अच्छे अच्छे पहने हैं तो आपका बड़प्पन नहीं होगा। बड़प्पन आप चाहे फटे चिथे कपड़े भी पहन लें, लेकिन आपके विचार, आपकी आत्मा, आपका मन बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, ठीक है, कोई मेल नहीं है, तो आपका बड़प्पन होता है। समझ में आया? समझ में आया बड़प्पन? तो ध्यान रखें इस चीज का।